ऐ रब्बे का नाम तेरे ही नाम से इब्तिदा करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़। तू हलीम भी, तू करीम भी, तू मेरे ख्यालों में बसा मिसाल शमीम है। मेरे हुरूफ तेरी अमानतें करके मनसूख तेरी ज़ात से कुछ लफ्ज़ अपने नाचीज़ हवाले से सफराज करूँ। ये तहेल के औराने भी हैं, बख्शिश ये खाक के सहरा हूँ, मगर चाँद पे परवाज़ करूँ। तेरे ही नाम से आगाज़ करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअद्दि कुल्लि दाइन दुआइन व बिअद्दि इल्लतिन व शवाइन फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर महमूद ख़ान। जैसे आप जानते हैं कि हर हफ्ते को 6 बजे हम ये लाइव प्रोग्राम लेकर आते हैं इकरा स्टूडियो से। हमारे स्क्रीन पे जो हमारे स्टूडियो का नंबर होता है, अगर आपको कोई भी मसला हो कानूनी हवाले से, तो इमिग्रेशन के हवाले से, यहाँ पे यूके में हो या यूरोप में हो या पाकिस्तान या किसी और मुल्क में, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो भी इशू है उसका तसल्ली बख्श जवाब दे सकूँ। ये प्रोग्राम लाइव आता है फेसबुक पे भी, तो लोग यूरोप में भी ये लाइव इकरा स्टूडियो के ज़रिए जाता है और यूट्यूब पे भी ये हमारा प्रोग्राम आता है, और उसके अलावा लाइव जो है फेसबुक पे पूरी दुनिया पे ये प्रोग्राम इस वक्त जा रहा है। अगर आप फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो आप हमें फेसबुक पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक है ये मॉनिटर हो रहा है, हमारे मैनेजर जो है वो स्टूडियो में बैठे हुए हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अगर आप फेसबुक पे भी कोई क्वेश्चन डालते हैं तो वो क्वेश्चन भी मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। नाज़रीन, आज का जो मैं बात करना चाहता हूँ, ये चैरिटी जो वर्क वीज़े हैं उसके हवाले से बात करना चाहता हूँ। ये एक स्पेशली पाकिस्तान में, अभी मैं पाकिस्तान के दफ्तर में था कुछ अरसा, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हमारे पास आए, कॉल भी आई, और यहाँ पे भी जब से हम आए हैं यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो हैं कॉल करते हैं कि ये चैरिटी वर्कर वीज़ा जो है ये यूके के लिए जो है ये मिल रहा है, और इसका क्या तरीक़ाकार है, क्या प्रोसीजर है, कि ये बड़ा लोगों को एक अजीब सी इम्प्रेशन दी गई है। किसी आदमी ने टिकटॉक पे या यूट्यूब पे उसने कोई जो है इन्फॉर्मेशन दी है, वो पूरी तरह इन्फॉर्मेशन तो उसने दी नहीं है, ना ही वो मुझे लगता है कि उसे ख़ुद को अब समझ है कि वो एक्चुअली ये चैरिटी वर्क वीज़ा के जो है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। उसने एक गलत फहमी किस्म की जो है वो लोगों में फैला दी, और लोग बड़े एक्साइटेड हो गए कि बड़ा आसान तरीके से जो है वो चैरिटी वीज़ा जो है वो इंग्लैंड का मिल जाता है। चैरिटी वीज़ा जो है ये एक्चुअली मुश्किल तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो चैरिटी वीज़े में होता है, जो इनफैक्ट उस वीडियो में जो भी हजरात हैं वो आपको बता नहीं रहे हैं, वो ये है कि आपको एक यहाँ का जो चैरिटी है, रजिस्टर्ड चैरिटी, उनके पास लाइसेंस हो, वो आपको यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। उनकी चैरिटी के लिए आप कलेक्शन करें, वो यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। चैरिटी वीज़ा ये टियर 5 में आता है, ये टेम्पररी वीज़ा होता है 1 साल के लिए, और आप यहाँ पे जब आते हैं तो आप इनफैक्ट यहाँ पे काम नहीं कर सकते। जो काम आप करेंगे वो चैरिटी के लिए होगा, जो कलेक्शन आप करेंगे, जो एक्टिविटी आप करेंगे वो इनफैक्ट जो है इस चैरिटी के लिए होगी, आपकी ज़ाती जो है वो इनफैक्ट नहीं कर सकते। हालांकि ये एक और इशू इसमें ये है कि इसमें आप अपने बच्चे जो 18 साल की उम्र से नीचे जो हैं उनको भी लेकर आ सकते हैं। आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है, डिपेंडिंग कि कौन एप्लीकेशन करता है, वो जो है वो आपकी फैमिली भी साथ आ सकती है। उसमें पॉसिबल है कि जो आपकी वाइफ या हस्बैंड, अगर आपको चैरिटी मेन एप्लीकेंट आप हैं, और आपको तो ओबियसली काम की इजाज़त तो नहीं होगी, क्योंकि आप तो वीज़ा लेकर आए हैं टेम्परेरी वीज़ा, जो अनपेड वीज़ा होता है उसमें आप चैरिटी के लिए कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो आपके साथ आएगा जो इनफैक्ट हस्बैंड या वाइफ, तो उनको पॉसिबल है कि वो काम की इजाज़त मिले। ये वीज़ा जो है ओबियसली 1 साल का होता है, ये यहाँ पे परमानेंट इस वीज़े पे आप नहीं रह सकते, इसको एक्सटेंड करने के भी चांसेस बहुत कम होंगे। और इसके अलावा अब इसका
और क्या प्रोसीजर है कि इसकी फ़ीस वगैरह क्या है, इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, आपने क्या कितना पैसा शो करना है। ये एक्चुअली 28 डे के लिए आपने शो करना होता है अपने अकाउंट में कि आपके पास 1270 पाउंड मौजूद है, 1270 पाउंड आपके पास मौजूद है। उसके अलावा जो है वो जो अगर आप फैमिली लेकर आना चाहते हैं तो 285 पाउंड जो है वो एक्चुअली आपकी जो है फैमिली हस्बैंड या वाइफ के लिए होने चाहिए। फिर तकरीबन 315 पाउंड जो हैं वो इनफैक्ट आपके जो है वो बच्चे, अगर बच्चे हैं आपके अंडर 18 तो उनके लिए होना चाहिए। हर बच्चे के लिए फिर 200 पाउंड जो है वो एक्स्ट्रा आपको शो करना पड़ेगा। ये जो है ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, 28 डे के लिए होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो है इसकी नॉर्मल जो है वो तकरीबन जो डिटर्मिन करते हैं ये 3 हफ्ते से लेकर 2 माह के अंदर आपका एप्लीकेशन जो है वो डिटर्मिन हो जाता है। इसमें आपको जो है वो हेल्थ चार्जेस जो हैं वो भी देनी पड़ेंगी 600 एंड समथिंग, तो 650 तकरीबन वो भी हैं। इसकी जो इमिग्रेशन फ़ीस है वो भी आपको देनी पड़ेगी। टीबी का टेस्ट भी जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये एक तरीक़ाकार है इस जो है वो चैरिटी वीज़े का। अब इतना ये आसान नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई चैरिटी है, उनको चैरिटी वर्कर्स चाहिए या नहीं चाहिए। तो नाजरीन एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद इस बात को जारी और सारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम भाई, मैं तो तारिक बोल रहा हूँ बर्मिंघम से सर। लास्ट टाइम आपसे बात की थी ना सर, जी किया था। अच्छा, वो 18-25 ईयर के बीच में जो 10 ईयर के बेस पे 7 ईयर पे वीजा मिला था, 7 जी ईयर बेस पे, जी जी तो उसका हमने अप्लाई किया था। आपने बोलता किया था, रिव्यू किया, वो क्या वो एडमिशन रिव्यू, वो भी जवाब नहीं दिया उन लोगों को। हाँ फिर हाँ, आप प्रोटोकॉल दिया, वो भी नहीं दिया। आप अच्छा। बोलते थे उसको देना देगा, वो कुछ नहीं था सर जी वो लोग। नहीं, मैंने तो आपको कहा था ना कि वो हमें कोई उसका जो है ना कोई डिसीजन वगैरह जो है वो अगर आप हमें भेजें या कोई आपने जो एप्लीकेशन किया हुआ है उसकी कोई हमें व्हाट्सअप करें तो फिर मैं उसको देख सकता हूँ ना। ऐसे तो जो आप बात कह रहे हैं उस पर मैं जा रहा हूँ कि आप क्या कह रहे हो। समटाइम ये होता है कि एज ए ले पर्सन आपको एक्चुअल जो है बात की जो कानूनी इशू बीच में वो लेकर आ रहे हैं वो आपको समझ नहीं आ रही है, और आपका वकील भी सही तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि क्या वजह क्या है जिस वजह से वो एक्चुअली रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो जब तक मैं वो डॉक्यूमेंट उनका नहीं देखूंगा तब तक या एप्लीकेशन जो आपने किया है तब तक मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे सकूंगा। सर आप वो आपने बोला था ना प्रोटोकॉल का, वो जवाब देता, वो दिया कुछ नहीं। नहीं, प्रोटोकॉल का तो नॉर्मली जैसे कि होता है ये है कि 3 माह आपके पास होते हैं हाई कोर्ट को जाने के लिए। हाई कोर्ट के उससे पहले आपने प्रोटोकॉल अप्लाई करना होता है। सम टाइम ऐसे होता है कि वो 3 माह तक प्रोटोकॉल का जवाब ही नहीं आता है। अगर नहीं आता तो फिर स्टिल आपको जुडिशल रिव्यू के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि उसमें वो एक सवाल होगा जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन में कि क्या आपने प्रोटोकॉल के लिए अप्लाई किया था या नहीं। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि हमने प्रोटोकॉल के लिए अप्लाई किया लेकिन अलबत्ता उसका जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया। तो ये जब अदालत में केस जाएगा तो फिर वो अदालत का जो जज होगा उसको एटलीस्ट इस बात का इल्म हो जाएगा कि आपने जो प्रोसीजर था जो प्रोटोकॉल का वो अप्लाई डेफिनेटली किया था, और लेकिन उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। आपका टाइम जो 3 माह सर का वो था। जवाब नहीं था, वो लोग उसको बोला 3 बार बोला उन्होंने कि आप लोगों ने गलत डिसीजन लिया है, हम लोगों ने 10 ईयर के बेस पर नहीं किया, हम लोग का 5 ईयर का जो 18-25 में उसका ऊपर किया। तो आप उसको कंसिडर क्यों नहीं करते? नहीं, वो डेफिनेटली जो है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इश्यू होते हैं। जो केस वर्कर हो सकता है वो भी सही तरीके से इस रूल को ना समझा हो। तो बेहतर यही है कि अगर आपके स्टिल टाइम रहता है, 3 मंथ आपका नहीं हुआ है, प्रोटोकॉल का जवाब मंडे को नहीं। होएगा फिनिश, 3 महीना मंडे को गया सर, मंडे को फिनिश हो जाएगा। हाँ, तो फिर आपको मंडे को जो है वो आपको जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। अगर नहीं डालेंगे तो फिर आप जो है वो प्रोटोकॉल का अगर फैसला आएगा सही, हो सकता है 1 माह के बाद आए और वो मज़ीद टाइम लगा दें, लेकिन आप वो फैसला अगर वो ना में करते हैं प्रोटोकॉल का, वो कहते हैं नहीं हमारा फैसला बिल्कुल सही था, तो प्रोटोकॉल का जो भी ग्राउंड आपने बनाया हम नहीं एक्सेप्ट करते, तो फिर आपको बेसिकली वो टाइम नहीं रहेगा आपको जुडिशल रिव्यू के लिए जाने के लिए, क्योंकि आप आउट ऑफ टाइम हो जाएंगे कि वो 3 माह जो है वो वही अरसा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो वो कल इसलिए क्या था, बोलता वो ऑफिस जल्दी बंद हो गया, 2 o'clock बंद हो गया उसका ऑफिस, बोलता वो उस वकील का उसका वो जिधर जमा कराता है पेपर कोर्ट का, वो बोलता है उधर। नहीं, ये कोर्ट में तो नहीं जमा होता ना, ये तो बेसिकली जाता है होम ऑफिस के जो ट्रेजरी सोलिसिटर्स होते हैं ना,
प्रोटोकॉल एक्चुअली उनके पास जाता है। ये पहले तो डिसीजन जो है होम ऑफिस करती है। जब आप प्रोटोकॉल को उसको चैलेंज करते हैं बाय वे ऑफ प्रोटोकॉल, तो वो इनफैक्ट फिर उनका ट्रेजरी जो सॉलिसिटर होते हैं होम ऑफिस के, उनके पास जाता है। वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते हैं ना नहीं वहाँ। नहीं नहीं, वो दूसरा वो होता है परमिशन के लिए, जीआर का परमिशन के लिए, वो उसका जीआर परमिशन का, नहीं, वो तो वो जीआर 4 का बजे बंद बोलते होता है ना, वो तो वो क्या टोटल जो बंद होता है, नहीं, वो 2 कोई बजे ना नहीं कोई। बंद होता है ऐसे वो बोल रहा है। वो उसका टाइमिंग जो है क्लोजिंग वो 4 o'clock होती है। जो है आपने अगर अप्लाई करना है। लेकिन आजकल आई थिंक ये भी कुछ दिन पहले ऐसे भी हुआ था कि उन्होंने जो नॉन अर्जेंट मैटर थे वो आपको बेसिकली आई थिंक 2 बजे का भी कोई टाइम उन्होंने दिया था, फिर 4 बजे का जो अगर अर्जेंट है तो फिर 4 बजे। तो पॉसिबल है कि उसकी वो बात कर रहा हो कि वो टाइम क्या खत्म। पता, लेकिन अल्लाह आपका जाने। ये मंडे का आई थिंक आखिरी डेट है। अगर वो करना चाहते हैं तो वो आप उससे लॉन्च कर दें तो बेहतर है। अदरवाइज़ फिर आपको दोबारा ये एप्लीकेशन फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा। फिर आपके लिए कोई और चॉइस नहीं रह जाएगी, या फिर आपको जो ये कुछ दिया उन्होंने उसी पे आपको जो है वो सेटल होना पड़ेगा। जी शुक्रिया आपकी कॉल का। अगर आप मुझे कोई इन राइटिंग भेज दे तो मैं आपको मज़ीद जो है उसको गाइड कर सकता हूँ। शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन ये हमारे नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? तो सर मैं जरनैल सिंह बोल रहा हूँ। जी 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 बोलें, फरमाएं जी, आवाज़ आ रही है आपकी। आप करें, कौन सा सवाल है आपका, करें सवाल। जी जी सर हम ये चाहते हैं भी जैसे इंडिया से हम लोग आए हैं यहाँ पर, जी जी कब आए थे, कितना अर्सा हो गया है? तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। अच्छा तो यहाँ पर मतलब पक्के हैं, डेफिनेट यहाँ पर हो चुकी है। अच्छा अच्छा और 75 साल की उम्र से ऊपर है उसकी उम्र, जिसको ब्रिटिश सिटीजन सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ हाँ। तो उसकी फीस क्या 75 साल से ऊपर फीस लगती है ब्रिटिश सिटीजन सर्टिफिकेट लेने के लिए? देखो सरदार जी, ये बड़ा जो है ना, ये है तो ये इनफैक्ट बेइंसाफ़ी है। लेकिन इनने फ़ी एग्जाम्पशन जो नेशनैलिटी की है ना, उसमें किसी को भी इन्होंने एग्जाम्प्ट नहीं किया। बेशक आप 65 से ऊपर हो, 80 से ऊपर हो, 90 से भी ऊपर हो, या आप बच्चे हों, बिल्कुल ये फ़ीस जो नेशनैलिटी की है ना उसमें एग्जाम्पशन है ही नहीं है। तो उसके लिए आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। उसमें बाकी जो है इमिग्रेशन एप्लीकेशनों में इन्होंने कोई फ़ी एग्जाम्पशन रखी हुई है, फ़ी वेवर भी रखा हुआ है। लेकिन नेशनैलिटी के लिए कोई भी बेसिकली इन्होंने जो है ना वो ना फ़ी वेवर है, ना ही उसमें कोई कमी है कि आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप ना दें या कम दे दें। वो फ़ीस जो है वो एग्जैक्टली सेम है सबके लिए। तो ठीक है उसमें जी, जी मेहरबानी, थैंक यू। मेहरबानी आपके कॉल का। थैंक यू जी सर, जी थैंक जी। यू। अच्छा नाजरीन, ये कॉलर थे, कह रहे थे कि क्योंकि ओबियसली होना चाहिए, एक जो बुज़ुर्ग हैं 65 साल से ऊपर हैं, तो उनका पेंशनर हैं, उनको ओबियसली फाइनेंशियल इशू भी होंगे। और भी हर तकरीबन बाकी महकमे में हर एप्लीकेशन में जो है जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए एग्जाम्पशन है। तो इनफैक्ट ये जो होम ऑफिस है इन्होंने कोई भी एग्जाम्पशन नहीं की हुई। और बच्चों जो हैं उनके लिए भी एग्जैक्टली सेम फीस है, बूढ़ों के लिए भी सेम फीस है। तो शायद इनको कोई बरारा हक का कोई गाना सुनाया जाए कि बूढ़ों लोगों के लिए ख़ास वो रियायत जो है वो शायद इनको वो गाना सुनाए तो शायद इनको कोई इल्म हो जाए कि बूढ़ों के लिए ख़ास जो है रियायत रखनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो है ना होम ऑफिस को बिल्कुल ही इस बात का एहसास नहीं है कि जो बुरे लोग होते हैं ऑब्वियसली काम नहीं कर सकते और वो पेंशनर हैं, तो उनका या तो फ़ी एग्जाम्पशन होनी चाहिए या फ़ी कम होनी चाहिए, या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फ़ीस जो है वो आधी होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए, अगर हो भी तो आधी हो। लेकिन फ़ीस जो है वो इनफैक्ट ये पूरी के पूरी लेते हैं। अब सिचुएशन ये है कि कुछ लोग जो इनफैक्ट शादीशुदा हैं और उनके 3-4 अगर बच्चे हैं और वो पाकिस्तान से एप्लीकेशन या किसी और मुल्क से एप्लीकेशन करना चाहते हैं, स्पाउस एप्लीकेशन, फैमिली का एप्लीकेशन, तो इनफैक्ट उनकी जो एक्चुअल फ़ीस है वो जैसे मैं तकरीबन आई थिंक 1200 जो है ये इमिग्रेशन फ़ीस है और 1575 को इस तरह की जो है इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस है। एक एप्लीकेंट का जो है ये तकरीबन जो है 2700-800 पाउंड बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम, अली खान लंदन से बात कर रहा हूँ सर। जी कैसे हो? जी अली खान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का ठीक है करम सर, है। आपके प्रोग्राम को बड़े शौक से देखते हैं, माशाल्लाह शुक्रिया बड़े जी, अच्छे शुक्रिया प्रोग्राम कर रहे हैं। शुक्रिया।
मेहरबानी। सर जी एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। जी जी। मुझे कौंसल से लेटर आया है क्योंकि मेरा नाइबर है वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना, हाँ हाँ। ठीक है, जी जी। तो उसने कोई प्रॉपर्टी वो एक्सटेंशन करना चाहता है, जी जी। तो वो लेटर मैंने पढ़ा है, तो उसको कौंसल ने परमिशन मांगना है 4.5 मीटर से ज्यादा। जी जी। तो कौंसल मुझसे बात कर रहा है कि आपको कोई इतराज है। ऑब्वियसली मेरा प्राइवेसी वगैरह तो मुतासिर होगी ना जब वो डबल स्टोरी बनाएगा, तो मैं अच्छा। कौंसल को क्या कह सकता हूँ लीगली? देखो, क्योंकि तकरीबन जो है ना नॉर्मली जो 5 मीटर तक जो है ना ये आपको इजाज़त होती है, आप बेसिकली जो है एक्सटेंशन कर सकते हैं। और सर जी मैं उसके लिए एप्लीकेशन तो आपको जो बिल्डिंग रेगुलेशन है उनको भी और काउंसिल को प्लानिंग रेगुलेशन के लिए भी, वो अगर 3 मीटर से आप ऊपर जाएं तो फिर वो आपको वो प्लानिंग एप्लीकेशन देना पड़ती है। उसमें ज़्यादातर आप यही कह सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर वो यानी कि नीचे वाला जो है उसको नहीं, उसके ऊपर भी कुछ बना रहा है। वो ऊपर भी बना रहा है सर। हाँ जी, अब उसमें ये है कि आपका एक तो लाइट का इशू कह सकते हैं कि जो लाइट होती है आपकी उसका आपके असर पड़ेगा आपकी तरफ से, जो है वो जो सनलाइट होती है अगर वो लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका जो है जियोलॉजिकल या आपका जो पोजीशन क्या है आपके घर की, क्या अफेक्ट होता है या नहीं। लाइट जो सनलाइट होती है वो उसकी उसकी एक्सटेंशन की वजह से आपको अफेक्ट होगा। एक तो ये ऑब्जेक्शन ऑफ्टन होती है। दूसरी ऑब्जेक्शन ये होती है कि ये जैसे आपकी प्राइवेसी है, अगर उस तरफ जो है वो बेसिकली कोई विंडा शिंडा या कोई इस तरह की कोई चीज़ लगाएगा तो फिर आपकी प्राइवेसी को भी अफेक्ट हो सकता है। वो तो बालकनी सर, बालकनी वो बालकनी लगा रहा है, वो कहता है मैं ऐसे ग्लास लगाऊंगा जी आपको प्राइवेसी को मुतासिर नहीं करेगा, वो ये कह रहा है मुझे। नहीं, वो तो पॉसिबल है। अगर बैल्कनी लगाएगा तो आई थिंक बैल्कनी के लिए जो है मोस्ट लाइकली उसे हो सकता है कि इजाज़त मिल जाए, क्योंकि वो जो आप बता रहे हैं कि 4 मीटर के अंदर अंदर है, तो उसमें अनलेस कोई काफ़ी एक्सेप्शनल इशू हो आपको ऑब्जेक्शन, तो तब ही जो है वो। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि आपकी जो रोड है वहाँ पे पहले इतनी एक्सटेंशन हुई है या नहीं है। अगर पहले हुई है तो फिर तो उसको डेफिनेटली इजाज़त मिल जाए। किसी और मकान के उस रो में इतना 4 मीटर उसने आगे किया हुआ है या उन्होंने सेकंड फ्लोर बनाया हुआ है, तो फिर तो डेफिनेटली उसको जो है वो इजाज़त मिल जाएगी। आप ऑब्जेक्शन सर कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्शन का वो फिर उसका कोई वो देखेंगे सर सही। जी सर जी एन टेरेस है ये। अच्छा। एन टेरेस है बिल्कुल, यानी कोने वाला मकान है ना, नहीं, तो वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोने वाला भी है लेकिन रोड के किसी भी उस रोड के किसी जगह पे नहीं कोई कोई। कोई भी नहीं, कोई इजाजत नहीं दी है ना किसी ने, मैंने हमारे साथ कोई इजाजत वगैरह नहीं कौन अच्छा सा। अच्छा, और ये आप यही दो चीज़ें जो है ना मेनली आप जो है ना उनको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं काउंसिल को कि मुझे इन दोनों चीज़ों का जो है ना वो जो है ऑब्जेक्शन है। फिर वो देखेंगे कि उसमें दो चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि देखने वो ये देखेंगे कि क्या वाकया आपका जो सनलाइट है वो उसका कोई आपकी प्रॉपर्टी पे असर होगा इस एक्सटेंशन से, और दूसरा जो है जैसे मैंने कहा है कि क्या आपकी प्राइवेसी अफेक्ट होगी या नहीं। तो ये दो ही चीज़ें हैं, आप उस पर आप डाल दें, देखें वो फिर जो है काउंसिल फिर इन चीज़ों को कंसिडर करेगी तो उसको वो कैसे देखती हैं। जी थैंक यू सर, बहुत जी। शुक्रिया सर। और आखिर में ये जो पाकिस्तान का भी अल्लाह भला करे, इमरान खान को वो उन्होंने बड़ा वो किया है, तो देखें, ये तो अब ऑब्वियसली ना अदालतों की सिचुएशन ऐसी है, कानून डेवलप नहीं हुए। सर जी एक बात करूं, या पाकिस्तान का तो काला कानून है, ये तो आप लोग वकील वगैरह अच्छे, पाकिस्तान के तो सारे जज ही करप्ट है, माइंड न देखो, करना। ये बस आप जी आप ये टीवी पे जो है अब पॉलिटिकल बात तो नहीं हम कर सकते। इंशाल्लाह अल्लाह करम करे जी, और वहाँ पे हालात ख़राब है। इंशाल्लाह जी अल्लाह करम करेगा। शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये बात कर रहे थे इनफैक्ट जो आप जो एक्सटेंशन है अगर आप अपने घर की कर रहे हैं तो उसमें कितनी सारी आपको इजाज़त है वो जो बगैर प्लानिंग परमिशन से, और 3 मीटर तो आपको बगैर प्लानिंग परमिशन जो होती है उसके जो है वो जो है वो आपको प्लानिंग की या बिल्डिंग रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इससे आगे जाने चाहते हैं, वैसे तो तकरीबन ये 6 मीटर तक आप कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद जो 3 से आगे जाएंगे तो फिर आपको प्लानिंग परमिशन और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये इनफैक्ट जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और आपका जो नेबर है वो अगर कंप्लेन करता है तो फिर आपको बेसिकली इसका फिर जो है वो एप्लीकेशन फिर दोबारा डालना पड़ेगा जब आपका ऑलरेडी बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है।
तो फिर आपने एप्लीकेशन डालना पड़ेगा और फिर काउंसिल अगर वो मान जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती तो फिर आपको वो कहेंगे कि ये जो आपने बनाया है ये हमारे मुताबिक नहीं है और उसको आपको डिमोलिश करना पड़ेगा। इसके बारे में बहुत ज़रूरी है कि सम टाइम जो बिल्डर्स होते हैं वो आपको ऐसे ही बोल देते हैं जी नहीं 5 मीटर है, ये 6 मीटर के अंदर अंदर है, तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा, तो आप इसको जो है वो बनाएं। लेकिन बाद में अगर आपका नेबर जो है वो कंप्लेंट करता है तो फिर वो डेफिनेटली काउंसिल जो होती हैं वो इसमें और भी बहुत सारी इश्यूज़ हैं, क्योंकि रिसेंटली हम एक केस कर रहे थे जहाँ पे वो ये इशू है कि जो 3 मीटर का फासला है वो कहाँ से शुरू होता है। तो हमारी आर्गूमेंट ये थी कि क्योंकि जो ओरिजिनल मकान था उसमें बाहर एक टॉयलेट लगी हुई थी जो पार्ट बिल्डिंग की ओरिजिनल बिल्डिंग की पार्ट था, तो वो हमारी आर्गूमेंट ये थी कि जहाँ पे वो टॉयलेट ख़त्म होती थी वहाँ से 3 मीटर जो है वो आगे शुरू होता था, यानी कि मेन बिल्डिंग से 3 मीटर नहीं है, क्योंकि रूल ये कहता है कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑलरेडी थी वहाँ से 3 मीटर आगे था। तो हमने ये आर्ग्यू किया कि देखें ये जो काउंसिल है ये जो 3 मीटर का फासला जहाँ से नाप रही है वो जगह जो है वो गलत है, जगह वहाँ से होनी चाहिए जहाँ पे वो टॉयलेट जो ओरिजिनल बिल्डिंग के साथ थी वहाँ से आगे जाएं, क्योंकि वो कह रहे थे कि कोई थोड़ा सा जो फ़र्क था वो बेसिकली 6 मीटर का जो है उससे वो बाहर चली जाती थी, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन वो क्योंकि वो मेन जो बिल्डिंग की मेन जो दीवार थी वहाँ से वो ले रहे थे, तो इसलिए वो 6 मीटर से वो कह रहे थे कि थोड़ा सा ये तजाद कर चुकी है तो इसकी वजह से आपको वो डिमोलिश करनी पड़ेगी। हमने कहा नहीं ये बात गलत है, क्योंकि कानून के मुताबिक जहाँ पे बिल्डिंग ख़त्म होती है और जहाँ पे बिल्डिंग ख़त्म होती थी वो टॉयलेट का साथ वो ओरिजिनल बिल्डिंग के साथ थी, तो वहाँ से जो है वो आपकी एक्सटेंशन वहाँ से शुरू होगी। अगर वहाँ से शुरू होती तो फिर उनकी जो है वो 5 मीटर से भी कम थोड़ी सी आती थी। तो ये इस तरह से ये बहुत सारे इशू बन जाते हैं। ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी कोई अपना एक्सटेंशन करते हैं, पहले आपको एक और भी बात है कि आपका जो नेबर होता है उसको आपको पार्टी वॉल कहते हैं वो एक नोटिस देना पड़ता है कि आप इनफैक्ट एक्सटेंशन कर रहे हैं, आपको कोई इतराज़ है या नहीं। ये सबसे पहले ये काम करना चाहिए। अगर आप ये और अगर आपका नेबर वहाँ नहीं रहता तो इसका भी ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि अगर आपने वो पोस्ट कर दिया उसको नेक्स्ट डोर तो वहाँ पे कोई टेनेंट रह रहे हैं और टेनेंट ने फिर जो रीजनल लैंडलॉर्ड है उस तक वो लेटर नहीं पहुँचाया और बाद में जब आपने बनू ली तो वो कहीं लैंडलॉर्ड जो है वो आया वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी चेक करने, तो उसने देखा कि आपने तो इतना बड़ा एक्सटेंशन बना लिया और उसे इल्म भी नहीं था, तो वो फिर आपके लिए मसला क्रिएट कर सकता है। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है जो पार्टी नोटिस आप देते हैं मेक श्योर कि वो जो टेनेंट हैं वो उनसे आप लिखा लें इन राइटिंग के वो अपने लैंडलॉर्ड तक वो उसको बचाएंगे या बचाया है उन्होंने, या फिर वो लैंडलॉर्ड का जो नंबर है या उसका जो एक्चुअल एड्रेस है जहाँ पे वो रहता है वो ले लें आप उस टेनेंट जो वहाँ पे टेनेंट है, तो फिर आप उसको रिकॉर्डेड डिलीवरी करके उसके जो है लैंडलॉर्ड को भेज दें। और ये भी एक इशू बन जाता है, हमने इस पर भी जो है वो केसेस किए हैं जहाँ पे वो नेबर ने तो अपना लीगल फ़र्ज़ था वो पूरा किया, लेकिन आगे से जब वो लैंडलॉर्ड था उसके जो टेनेंट थे उन्होंने वो लेटर लैंडलॉर्ड तक ना पहुंचाया और वो बाद में फिर उसने बहुत सारा मसला खड़ा कर दिया। फिर उसने रिपोर्ट कर दी काउंसिल को, क्योंकि ये 3 मीटर से एक्सटेंशन ज़्यादा थी तो उन्होंने परमिशन रेगुलेशन से और प्लानिंग से भी नहीं ली हुई थी। तो रेगुलेशन और प्लानिंग वाले भी बीच में आ पड़े, उन्होंने कहा जी ये जो चीज़ें हम चेक करना चाहेंगे, वो आकर फिर उखाड़ते हैं कि जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक आपने वो जो है रेगुलेशन वाले जो होते हैं वो चेक करते हैं कि मटेरियल वही इस्तेमाल किया या नहीं किया, तो ये आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। ये अच्छा हुआ कि जो कॉलर थे उन्होंने इस बात की जो है हाईलाइट किया है, क्योंकि ये एक ये लोकल बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है। सम टाइम आपके जो नेबर्स होते हैं वो इनफैक्ट बड़े वो बहुत ऑकवर्ड होते हैं, वो वेरी अनरीजनेबल होते हैं, तो आपसे बात भी नहीं करेंगे या कोई ऐसा एक्सटेंशन कर देते हैं या इनफैक्ट एक्सटेंशन तो नॉर्मल है लेकिन आपका जो नेबर है वो एक ट्रबल मेकर है, तो वो आपके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा करेगा। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि हाँ एक केस में वो जो एट द बैक ऑफ द प्रॉपर्टी वो एक नॉर्मल जो शेड सा बनाया जाता है वो बनाया गया,
तो उनके जो नेबर थे बड़े आपस में बड़े उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उस नेबर ने फिर क्या किया कि काउंसिल को उसने जाकर लेटर लिख दिया, लेकिन काउंसिल ने कहा नहीं ये क्योंकि ये सर्टन पैरामीटर के अंदर अंदर है और हमारी रेगुलेशन के मुताबिक और इन्होंने परमिशन भी ली थी, तो इसलिए जो है ये कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, हमने परमिशन दी थी। तो फिर वही नेबर जो है वो अपने नेबर को जिसके खिलाफ उसने कंप्लेंट की होता तो उसको आकर बताता यार ये देखो लेटर आया काउंसिल के, तुमने जो पैक में जो जगह बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है। तो अब ये इस तरह के भी नेबर्स होते हैं कि वो आपके साथ उसके तल्लुकात भी ठीक ठाक हैं, लेकिन उसने आपको ऑलमोस्ट ट्रबल में डाल दिया अगर वो आप पहले कहीं आपने परमिशन ना ली होती। नाजरीन वक्त हो रहा है हमारा ब्रेक का, तो मिलेंगे ब्रेक के बाद।